अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा एक न्यू टॉपिक है, वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो था वो क्या था, उसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने नोबल प्राइज़ जो है वह कब जीता था। 1908 में इसने नोबल प्राइज़ जीता था। ये वैसे न्यूजीलैंड का था, लेकिन इसकी नेशनलिटी वो ब्रिटिश भी थी। इसको न्यूक्लियर साइंस का फादर भी कहा जाता है। ये एटम बम में इसका ख़ास किरदार है। अब हम चलते हैं इसके एक्सपेरिमेंट्स की जान। ये इसने एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के ऊपर किया था। सबसे पहले इसने जो है वो ये जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया कि एक एटम्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे इकट्ठे रह सकते हैं, कोएग्जिस्ट कैसे करते हैं। फ़र्ज़ करें, कहता है हमारे पास एक एटम है कहता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक एटम्स के अंदर कैसे रह सकते हैं। उसने इसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉइल कहते हैं सोने के बारीक वर्क को। सोने के बारीक वर्क पर इसने जो है वो एक्सपेरिमेंट अपना स्टार्ट किया। तकरीबन सोने का जो बारीक वर्क है उसकी जो मोटाई है वो 0.00004 सेंटीमीटर उसकी तह थी, मोटाई थी। उसने उसके ऊपर जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार करवाई। बौछार करवाने के बाद फिर उसने उसके बाद इसके टकराने के बाद फिर उसने एक और स्क्रीन लगाई। ये सब आपको इसमें बताते हैं। सबसे पहले उसने ये देखा कि एक एटम्स के अंदर कैसे जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे रह सकते हैं। उसने इसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। उसने सोने के बारीक वर्क लिया। ये हमारे पास सोने के बारीक वर्क है। इसकी जो तह है तकरीबन वो कितने हैं, 0.0004 सेंटीमीटर इनकी क्या है, मोटाई है। इसके ऊपर सोने के बारीक वर्क के ऊपर उसने क्या करवाया, बौछार करवाई। सोने के बारीक, ये हमारे पास सोने के बारीक वर्क हैं। उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार करवाई। अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से हासिल किए गए, वो रेडियम और पोलोनियम से अल्फ़ा पार्टिकल्स को हासिल किया उन्होंने, रदरफोर्ड ने। ये असल में है कि असल में हीलियम गैस के न्यूक्लियाई हैं रेडियम और पोलोनियम। ये काफ़ी किसी भी ऐसी चीज़ है ये जो किसी भी जिस्म से आसानी से वो गुज़र सकते हैं, सुरायत कर सकते हैं। जैसे हम मेडिकल पॉइंट पर जाते हैं अपना एक्सरे वगैरह करवाने के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऐसी गैसेस हैं जो एक जिस्म से आर पार आसानी से गुज़र सकती हैं। इनको कहते हैं ये सुरायत कर जाने वाली, मतलब एक जिस्म से दूसरे जिस्म से पार निकल जाने वाली, ये ऐसी हैं गैसेस। ये हीलियम गैसेस हैं। हीलियम गैस मैंने आपको बताया ये जो है असल में न्यूक्लियाई हीलियम गैस के न्यूक्लियाई हैं। ये रेडियम और पोलोनियम से, ये रेडियम और किससे, पोलोनियम से, ये पोलोनियम से इनको हासिल किया गया अल्फ़ा पार्टिकल। इनको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल हैं। अल्फ़ा पार्टिकल के जब इनके ऊपर गोल्ड फॉइल, हमारे पास गोल्ड फॉइल है, इसके ऊपर जब उसने इसके ऊपर बमबारी करवाई तो इसमें से ज़्यादातर जो है वो सीधी बिल्कुल निकल गई। ज़्यादातर जो रेज़ हैं वो सीधी निकल गई। इनके अंदर ज़्यादातर रेज़ जो हैं वो बिल्कुल सीधी निकल गई। कहता है इनमें से कुछ ऐसी थी जो लार्ज डिफ्लेक्ट हो गई। ये हमारे पास क्या है, ज़्यादातर ये डिफ्लेक्ट कर गई हैं, ये ज़्यादातर इनकी डिफ्लेक्शन हो गई है। और इनमें से कहता है कुछ ऐसी थी जो बिल्कुल रिपेल्ड बैक हो गई हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गई, रिपेल बैक, ये बिल्कुल रिपेल बैक हो गई हैं। ये हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये लार्ज डिफ्लेक्शन है। यहाँ पर क्या हुई है, लार्ज डिफ्लेक्शन। ये जो है बिल्कुल रिपेल्ड बैक, ये बिल्कुल रिपेल्ड बैक हो गई हैं, ये लार्ज डिफ्लेक्शन हो गई हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी थी जो बिल्कुल कम, बहुत थोड़ा इन्होंने डिफ्लेक्ट किया, जैसे यहाँ से यहाँ तक। और इनमें से कहता है कुछ ऐसी थी जो बिल्कुल ये पॉजिटिव से टकराने के बाद बिल्कुल रिपेल्ड बैक वापस आ गई। इनमें से कुछ ऐसी भी थी जो पॉजिटिव से टकराने के बाद और वापस आ गई। उसने फिर ये भी साबित किया कि एटम्स के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ से भी पॉजिटिव और यहाँ से पॉजिटिव आपस में रिपेल करके ये वापस आ जाती हैं। फिर उसने इस एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद फिर उसने जो तजर्बा किया वो उसने कहा कि यहाँ पर उसने एक जिंक सल्फाइड प्लेट लगाई, जिसके ऊपर फर्ज कर लें उसने ये एक प्लेट लगाई, इसको आप स्क्रीन भी कह सकते हैं, प्लेट भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की
जो पेंट की तह है उसने ये कलर किया जिंक सल्फाइड से, उसने जिंक सल्फाइड से कलर किया। फिर उसने कहा कि जैसे ही गोल्ड फॉइल से गुजरने के बाद उसने उसकी जो रेज़ हैं यहाँ से टकराती हैं, फिर उसने इसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में उसने फिर क्या देखा, एक्सपेरिमेंट में उसने कहा उससे पहले उसने कहा जो प्लम पडिंग का मॉडल है उसने उसको कहा ये दुरुस्त नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा ये जो मॉडल है मेरा ये ठीक है। फिर उसने जो तजर्बात किए, उसने जो मुशाहिदा किया गोल्ड फॉल से गुजरने के बाद जो रेज़ का जो इस जिंक सल्फाइड प्लेट या इसको आप स्क्रीन भी कह सकते हैं, इसके टकराने के ये रेज़ जब इस पर टकराई तो उसने क्या मुशाहिदा किया, उसने अपने मुशाहिदे में उसने 3 चीज़ें देखी। सबसे पहले उसने कहा था कि तमाम पार्टिकल्स के जो वर्क हैं, अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं, ये जो हमारे पास कहता है अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से गुजर रहे हैं, ये सोनिक वर्क से बिल्कुल सीधे गुजर गए। ज़्यादातर जो है वो सीधे बिल्कुल अपना रास्ता तब्दील किए बगैर सीधे इस प्लेट के ऊपर जा टकराए, सीधे गुजर गए। लेकिन दूसरे नंबर पे वो ये भी कहता है तकरीबन 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से, तकरीबन कहता है इस्टीमेट उसने लगाया कि तकरीबन 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल में से कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जिनकी डिफ्लेक्शन एक लार्ज स्केल पर हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जैसे ये उसने कहा कि कुछ जो है वो लार्ज स्केल पर डिफ्लेक्ट कर गए। ये हमारे पास क्या थी, लार्ज डिफ्लेक्शन थी, ये हमारे पास लार्ज डिफ्लेक्शन है। उसने कहा कि इन 20,000 में से, इन 20,000 में से कुछ चंद एक पार्टिकल ऐसे थे जो सोने के बारीक वर्क में से गुजरने के बाद बिल्कुल रिपेल्ड बैक हो गए। जैसे मैंने आपको ये दिखाया, बिल्कुल ये क्या हो गए, रिपेल बैक हो गए। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया अपने मुशाहिदा तजर्बात में से, उसने 3 चीज़ें देखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि तमाम अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो बिल्कुल सोने के वर्क में से गुजरने के बाद बिल्कुल सीधे निकल गए, किसी जगह पे उसकी डिफ्लेक्शन हुई, ना ही रिपेल बैक हुई। फिर उससे दूसरे नंबर पे ये भी कहता है कि उसमें से 20,000 में से कुछ पार्टिकल ऐसे थे जिनकी लार्ज स्केल पर डिफ्लेक्शन हुई, एक बड़े पैमाने पर कहता है वो डिफ्लेक्ट कर गए, अपना रास्ता तब्दील कर गए। लेकिन तीसरे नंबर पर यह भी कहता है कि उन 20,000 में से कुछ चांदे के ऐसे थे जो बिल्कुल रिपेल बैक हो गए, और इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो बहुत कम ज़ाविये पर अपना रास्ता उन्होंने चेंज किया। ये तो था उसका एक्सपेरिमेंट। अब इसके कुछ रिजल्ट्स हैं रदरफोर्ड के। अब हम वो पढ़ते हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं, चंद एक रिजल्ट्स हैं इसके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। फिर इसके बाद हम इसके जो हैं वो नकाश पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स। रिजल्ट्स में सबसे पहले कहता है ये रिजल्ट में सबसे पहले ये है, ये कहता है कि सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल, कहता है ज़्यादातर जो पार्टिकल हमारे पास थे, ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास सोने का एक वर्क है गोल्ड फॉइल, कहता है ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल थे इनमें से वो आसानी से गुजर गए। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल है। ज़्यादातर कहता है अल्फ़ा पार्टिकल इनमें से गुजर गए। क्यों? क्योंकि कहता है कि देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी, क्योंकि कहता है ज़्यादातर जो एटम्स का वॉल्यूम है वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, इसलिए जो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल में से बआसानी गुजर गए। सेकंड नंबर पे कहता है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट, कहता है चंद एक पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट कर गए वो इस बात को साबित करते हैं कि देयर इज़ अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, के इनके दरमियान में वो कहता है कि पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ एटम जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए क्या हो गया कि चंद एक पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गए, चंद एक पार्टिकल जो है वो इसको टकराने के बाद क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, या फिर बड़े पैमाने पर जो है वो अपना रास्ता उन्होंने चेंज कर लिया। आगे कहता है कि थर्ड नंबर पे द कंप्लीट rebounds of a few particles show that the nucleus is very dense and hard, कहता है इसमें से जो कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जो बिल्कुल रिपेल्ड बैक हो गए, रीबाउंस हो गए। क्यों? क्योंकि वो डेंस है और काफ़ी हार्ड है, जिसकी वजह से वो जो है वो रिपेल्ड बैक हो गए। फोर्थ नंबर पे कहता है कि सिंस अ फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, उनमें से चंद एक पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हो गए।
इट शोज़ दैट, कहता है ये ज़ाहिर करता है दैट साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत छोटा, इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, टोटल वॉल्यूम एटम की निस्बत जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत छोटा है। फिफ्थ नंबर पे कहता है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है कहता है रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये उनके पास एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये उसने कहा कि हमारे पास एक एटम है, उसमें जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल। सेवंथ नंबर पे कहता है, सॉरी 6 नंबर पे कहता है कि एन एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल, तमाम एटम्स जो हैं वो कहता है न्यूट्रल हैं। देयरफॉर, इसलिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसलिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। सेवंथ नंबर पे कहते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बगैर ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल, जो तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं लॉय विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और नोन एज, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लोन्स कहते हैं। ये तो थे उसके रिजल्ट्स। आगे इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से डिफेक्ट थे जिनकी वजह से रदरफोर्ड को काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ, वो कौन से क्वेश्चन थे। आगे हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। जो सबसे पहले डिफेक्ट था वो क्या था रदरफोर्ड का, उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है कहता है क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज रखता है, इसलिए बीइंग अ चार्ज पार्टिकल्स शुड रिलीज और इमिट एनर्जी कंटिन्यूस, और उसको अपनी एनर्जी मुसलसल जो है वो रिलीज़ करनी चाहिए। एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और उसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। सबसे पहला फॉल्ट उसका ये था। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स बीइंग अ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज पार्टिकल है, शुड रिलीज जो खारिज करता है या फिर एनर्जी को इमिट करता है मुसलसल कंटिन्यूसली, एंड दे शुड अल्टीमेटली, और वो आखिरकार एटम्स के अंदर गिर जाता है। ये उसका पहला डिफेक्ट था। सेकंड नंबर पे डिफेक्ट है, कहता है इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कंटिन्यूस, अगर कहता है इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट एनर्जी खारिज करता है कंटिन्यूसली मुसलसल, तो उसको क्या करना चाहिए, दे शुड फ्रॉम अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो उसे एक मुसलसल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो क्रिएट करना चाहिए, बनाना चाहिए। बट नेक्स्ट कहता है कि इनफैक्ट दर हकीकत लांड स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व, फिर उसने क्या लांड स्पेक्ट्रम ही बन जाता है, उसने कहा कि लांड स्पेक्ट्रम बन जाता है। जो नेक्स्ट उसके बाद कुछ साइंटिस्ट थे तो उन्होंने इसके ऊपर जो है सवालात उठाए थे कि ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है इसमें कुछ नकाइस पाए जाते हैं। उनके कुछ क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन कौन से थे, उन्होंने कुछ जो फर्स्ट क्वेश्चन है और साइंटिस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और वाई आर नॉट स्टेबल, क्या है एनर्जी के मुसलसल इखराज की वजह से एटम गैर क़याम पजीर क्यों नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये था, कहता है एनर्जी के मुसलसल इखराज की वजह से एटम गैर क़याम पजीर क्यों नहीं होता है, ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड जो क्वेश्चन था वो है, कहता है वाई डज एन एटम गिव लाइट स्पेक्ट्रम, एटम लाइट स्पेक्ट्रम क्यों बनाता है। जो उसने कहा था कि एटम को लाइट स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, मुसलसल एनर्जी खारिज करने की वजह से उनको अपना एक लाइट स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। तो उनका एक सवाल था कि लाइट स्पेक्ट्रम क्यों बनाता है, तो वाई डज एन एटम गिव लाइट स्पेक्ट्रम क्यों बनाता है, इनका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन उनका ये था, कहता है साइंटिस्ट कंसीडर दैट मस्ट बी एन अदर मॉडल ऑफ एटम, साइंसदानों ने सोचा कि एटम का कोई और भी मॉडल होना चाहिए। ये भी कुछ साइंटिस्ट का ख्याल था। रदरफोर्ड के अलावा उन्होंने कहा कि कोई और भी जो है वो एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के अलावा कोई और भी एटॉमिक मॉडल होना चाहिए। तो ये थे उनके जो क्वेश्चन, इन सवालात ने रदरफोर्ड के मॉडल को नाकिस करार दे दिया। कुछ ये सवाल थे, कुछ ये सवालात थे, क्वेश्चन थे जिनकी वजह से रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो नाकिस करार दे दिया गया कुछ साइंटिस्ट ने।
ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।